बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, शुरू ही से हमने आपके आगे ईरान अमेरिका इजराइल जंग के मामले के ऊपर एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स किए। आपके सामने तमाम एनालिसिस जो थे अपने अपने ऑनरेबल गेस्ट के साथ, जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट, डिफेंस एनालिस्ट, हर एंगल से हमने इस मामले को कवर किया, एक्सटेंसिव कवरेज दी बॉटम लाइन के अंदर। अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में हर बंदा प्राउड फील कर रहा है, बहुत खुश हैं सब पाकिस्तान की अमेजिंग एफ़र्ट्स के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। पूरी दुनिया ही से पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, चाहे मिलिट्री हो या सिविल लीडरशिप, उनको शुक्रिया के मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स और तशक्कर की बातें हो रही हैं पाकिस्तान के हवाले से। इसके अलावा पाकिस्तान की अनथक एफ़र्ट्स को हर एक ने सराहा भी है और एक्नॉलेज भी किया है। पूरे यूरोप ने, तमाम मिडल ईस्ट ने, दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों ने, बशमूल USA, रशिया और चाइना। नाज़रीन, ये कोई आम बात नहीं थी। पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को जितना ज़्यादा सराहें उतना ही कम है, और पाकिस्तानी जितना प्राउड फील करें, जितना फ़ख्र करें, उतना ही कम है। क्योंकि 1-1.5 साल पहले अगर पाकिस्तान की आप पोजीशन देखें तो इस तरह की नहीं थी कि किसी इंटरनेशनल या ग्लोबल इशू के अंदर अपना कोई किरदार अदा कर सकता। लेकिन एक बहुत ही मैसिव टर्न अराउंड पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल लीडरशिप ने पाकिस्तान को ये इज़्ज़त दिलाई और इस मकाम पे लाके खड़ा किया। मार्का हक के बाद से हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन, इसकी कदर व मंजिलत पूरी दुनिया की नज़रों में बदल गई और पाकिस्तान को पहले एक रीजनल और फिर एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे भी देखा जाने लगा है। कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म की डिक्लेरेशन की। जुमे को ये जो एग्रीमेंट है, इंटरिम एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है और ये जनेवा के अंदर साइन होगा और पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा और ये इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से इसके ऊपर सिग्नेचर्स होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और एक हाई लेवल डेलीगेशन वहाँ पे इसकी मेज़बानी के लिए जाएगा और ये दोनों जो वॉरिंग स्टेट्स हैं, ईरान और USA, इसके ऊपर साइन करेंगी। इसका डिक्लेरेशन भी US की तरफ से भी आ गया, ईरान की तरफ से भी आ गया। कुछ चीज़ें गौरतलब हैं जिनको आज अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उनमें सबसे पहले ये बात है कि वो मामलात क्या हैं जिनके ऊपर इनका एग्रीमेंट हुआ है और ये इंटरिम एग्रीमेंट क्या एक फ़ाइनल एग्रीमेंट है। ज़ाहिर है नाम इंटरिम है तो फ़ाइनल एग्रीमेंट नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें इससे लगाना ठीक होगा। या क्या एक्सपेक्ट किया जाए इसकी साइनिंग के बाद, और साइनिंग होने के बाद क्या मामला मेजरली हल हो जाएगा या स्टिल लिंगर ऑन करेगा। ये बड़े अहम सवालात हैं, इनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, तो इसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हम ये भी थोड़ा सा देखेंगे कि ईरान कहाँ खड़ा है और US कहाँ खड़ा है। प्राइमरीली और बेसिकली तो ये दोनों मुल्क अब इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि इस एग्रीमेंट के होने के अंदर कोई मसला नहीं है और साइन के लिए तैयार हैं। गौरतलब बात यह है कि ईरान ने ये कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको खोल दिया जाएगा। US ने कहा है कि ब्लॉकेड ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ईरान ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ईरान के पास रहेगा। इस बात का क्या मतलब है, इसको अपने प्रोग्राम में अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ US ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। ईरान ने भी इस चीज़ के ऊपर इकरार किया, लेकिन साथ ही साथ ये ख़बरें भी आईं कि ईरान ने अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या जो एनरिच्ड यूरेनियम है या जो साइट्स हैं उनके इर्द गिर्द माइनिंग शुरू कर दी। ये किस तरफ इशारा करती है चीज़। तीसरा सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल कि हर थिएटर में वॉर बंद हो गई, इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन एंड लेबनान, लेकिन फिर भी पीर वाले दिन जबकि हमले नहीं होने चाहिए थे और ये कह दिया गया था कि हमले अब रुक गए हैं, लेबनान पे हमला हुआ इजराइल की तरफ से। बेसिक सवाल ये है कि इजराइल की गारंटी कौन देगा, और इजराइल की गारंटी अगर US दे भी दे तो उसके ऊपर क्या इजराइल कारबंद रहेगा या नहीं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे आज ज्वाइन करेंगे उनमें डॉक्टर हसन रिजवी हैं, इरानियन जर्नलिस्ट हैं, और सुहेल ज़फ़र साहब हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। इन सब से इस मौजू पे आज बात करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सुहेल ज़फ़र साहब, आपसे शुरू करूँगा। मामलात को आप देख रहे हैं, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गई, इंटरिम
एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है जिनेवा के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक हाई लेवल डेलीगेशन लेके जाएंगे। पाकिस्तान होस्ट है और इस्लामाबाद अकॉर्ड्स के नाम से का नाम दिया गया है, और बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान के लिए। एक अनथक मेहनत की पाकिस्तान ने, बैकडोर चैनल हो या ओपन डिप्लोमेसी हो, बिल्कुल पाकिस्तान ने कोई गैप नहीं लिया। हर दिन पाकिस्तान ने एक नया चैलेंज जो था उसको टेक ऑन किया, और जंग रुकवाई भी, मामलात को दुरुस्त भी किया, अमेरिका से भी बात की, जीसीसी कंट्रीज़ में बात की, और ये सिलसिला हर दिन चलता रहा। और आज हम इस मकाम पे खड़े हैं कि इसका जो फ्रूट है वो अवेलेबल हो गया पाकिस्तान को। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की कौम को बहुत बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई, हम सब की, हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की कामयाबियों की वजह से हर पाकिस्तानी जो है दुनिया में कहीं पे भी हो फ़ख्र कर सकता है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने कितनी खूबसूरत अंदाज से इसको बढ़ाया आगे। इससे और अच्छी और प्यारी क्या बात है। और जैसे अभी थोड़ी ही देर पहले ये जो आपने तमाम बातें बताई हैं, ये सब बातें हम सोचते तो थे, ऑफ कोर्स प्रोग्राम्स हो रहे थे, आप भी ये कर रहे थे और हम ये सब सोच रहे होते थे, मगर अब जैसे कि आपने फरमाया ये सारा कुछ, तो थोड़ी ही देर पहले यकीनन वजीर आजम पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए ये सब बातें बताई। जी और जो हम सोच रहे थे उससे बढ़कर हुआ। हम भी ये सोचते थे कि इसमें उतार चढ़ाव, मद्दोजर, मामलात क्या कुछ नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने सब बताया कि ये सब कुछ हुआ। अब हम ये देखते हैं कि माशाल्लाह से ये चीज हो गई है, तो इसको अब हम ये अगर इजाजत दें तो फिर इसको अब मुख्तलिफ एंगल से हम इसको देख सकते हैं। मेरे जो बिल्कुल। जहन में फौरी तौर पर बात आ रही है जी वो ये है कि हम कहते होते हैं ना कि कोई चीज हासिल हो गई है, तो वो फिर लगती है कि अच्छा शायद ये इजी था मामला या वैसे। मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि क्यों ना मैं एक सिनेरियो पेंट करूं कि थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, शुरू कहां से हुआ था मामला। जी देखिए जी, शुरू तो वहां से हुआ था मामला। और दूसरा ये कि आसानी से कह दिया जाता है कि आप इजाजत देंगे तो मैं आज बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब जिसे बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल मारूजी बातचीत करूंगा। और हमारे सब भाई हैं, ईरानी हमारे भाई हैं, इवन हम पाकिस्तान तो वो मकाम है कि इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है दुनिया का कोई मुल्क भी पाकिस्तान के साथ उसका कोई मखमसा हो या कोई मामलात हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहने की बात यह है कि देखिए, जब मस्कत के अंदर ये इकट्ठे हो गए थे, जी उस वक्त अमरीकियों ने, खास तौर पे मार्को रूबियो ने कहा था कि कमाल हो गया है। ये बात मैं कर रहा हूँ अर्ली फरवरी की, जब जी मस्कत में ये बैठे थे। उन्होंने कहा बात ही नहीं करते, हम एक कमरे में जाते हैं, वोट के दूसरे कमरे में, एक कमरे में तो खैर थे भी नहीं, फिर काफी देर बाद कोई जवाब आता है। तो वो बड़े हैरान परेशान थे। अच्छा, उसके बाद फिर जिद हुई, नहीं नहीं, पहले तो इस्तांबुल थे, वहां से मस्कत आए, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा है हम जिनीवा चले जाते हैं। चलिए साहब, जिनीवा चले गए उठ के। जिनीवा क्यों जाना है आपने? जी वहां से वियना करीब है। वो तो देखें, ये अब मुझे कहने दें कि असल बात यही थी कि वो जो कहते हैं ना जी, पर्शियंस भी बड़े पुराने नेगोशिएटर्स होते हैं, तो हम भी समझते हैं सारी चीज। तो जाहिर है एक अपना एक टैक्टिक्स होते हैं या अपना स्ट्रैटेजी होती है, उसमें फिर आगे टैक्टिकल वो तरीका होता है। तो बहरहाल ये डिलेइंग भी थी, सारा कुछ था। और अगर हम कहेंगे जी 28 तारीख को जंग कैसे शुरू हो गई, तो जंग जो थी वो बाकायदा शुरू ऐसे नहीं हो गई कि कोई वो क्या कह लीजिए कि कंप्यूटर गेम थी वो शुरू हो गई। उसके लिए पूरा एक बिल्डअप हो रहा था। ईरान को भी मालूम था कि ये सारा बिल्डअप हो रहा है। और जानते बूझते हुए गुफ्तगू को, ये जो कहा जाता है ना, मैं आज ये बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनको कोई बैक स्टैब किसी को कर दिया गया। वो अच्छी तरह से इस बात को जानते थे, बातों को डिले किया गया। और दोनों साइड्स की कसूर है, हम सब मानते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ऐसा किया कि वो किसी वजह से वेनेजुएला के सिलसिले में उनको एक ख्याल आ गया कि वहां जैसे ऐसा हो गया यहां भी ऐसा तरने वाला हो जाएगा, तो वो ठीक है। लेकिन ईरान की तरफ से भी वो थोड़ा सा डिले किया। अब देखिए वो वक्त गुजर गया, ये मैंने बात कर दी। आगे आ जाइए, आगे मामला चलते रहे। 8 अप्रैल को पाकिस्तान ने आगे जो ये जंग बंदी करवाई, इस बारे में भी हमारे यहाँ ना मुख्तलिफ लोग ये बात कर रहे हैं कि हो ये तो बस इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, अमेरिका के पास तो वैसे ही सारा असलहा खत्म हो गया था, उनकी तो बैटरीज वगैरह खत्म हो गई थी, सारा कुछ हो गया था, तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। और जनाब वो जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने जंग खत्म कर दी। मैं याद कर रहा हूँ कि जी वो जो लाइन बैकर, वो जो एक वियतनाम के अंदर मामला हुआ था कि पेरिस पीस टॉक से उठ के वियतनामी लोग आ गए थे। गोस के बाद अमेरिका जीता तो नहीं था, मगर प्रेसिडेंट निक्सन ने क्या किया कि उन्होंने 11-12 दिन हनोई पे और दूसरी जगहों पे खूब बम्बार्डमेंट करवाई। तो कोई बईद नहीं था
अगर पाकिस्तान इसमें बीच में ना पड़ता, एक अंत तक ये सारा जो काविशें हैं वो ना होती, तो दोबारा से वो कोई चीज स्टार्ट हो जाती। कई मरतबा स्टार्ट हुई है, और जंग यकीनन एक बड़ी खतरनाक चीज है। हमें जंग से बहरहाल उसमें उसमें डेथ्स होती हैं, सब कुछ होता है। आप ये देखें कि 8 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान ने किस तरह संभाल के माशाल्लाह से रखा हुआ है, जी इसमें कितनी मुश्किलात आई। अब आके यकीनन आखिर में एक बात की जाती है कि हमारे जो, तो हाँ ये बात बिल्कुल मानने की है, चाइना हो, हमारे दूसरे बिरादर ममालिक हो, कतर का बड़ा माशाल्लाह से जिक्र किया जाता है, सबका हमें साथ रहा। लेकिन जैसे कहती है ना कि बयामा में अकेले ही हम, वो जो जब कोई मुश्किलात पड़ रही होती थी तो फिर जाहिर है कि वो हमने ही करना था, बाकी तो सब फरीकैन थे। तो जब वो बाकी तो फरीकैन थे तो उस वक्त तो एक पाकिस्तान ही ऐसी चीज जगह थी ना कि जो उठ के ईरान भी एक टाइम पे जा सकते हैं। और ये बात तो बैनुल अक़वामी इदारे भी सब कहते रहे, जो भी, कि देखिए ये ही एक वाहिद मुल्क है कि जो इतना, अमेरिका को भी उन्होंने कहा, ये बात कही गई है कि सदर अमेरिका का टेलीफोन पिक करना, ये किसने कहा? जेडी वैंस ने। कि ये भी, और दूसरी तरफ वही शख्स उठ के तेहरान के अंदर ब्रदरली रिसेप्शन पे भी चला जाए। तो ऐसा शानदार कमाल, इस तरह का मामला, और ये पाकिस्तान ने एक दिन में नहीं बनाया जी, पाकिस्तान का माशाल्लाह से आपकी बात बिल्कुल ठीक है सुहेल साहब। पाकिस्तान ने अर्न की है ये जो लाइमलाइट है या ये जो मकाम है, पाकिस्तान ने इसको अर्न किया है और इसके लिए अंत तक मेहनत की है। यहाँ कुछ चीज़ें आपसे और पूछना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, ईरान की हमें स्टेटेड पोजीशन पता है। उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी जिसने मुझे बड़ा इंट्रीग किया। उन्होंने कहा, और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रीट्वीट भी किया, आपके कमेंट्स इस पे चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आबनाए हॉर्मुज़ को खोल दिया जाएगा लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ईरान के पास रहेगा। इस बात का क्या मतलब है? अच्छा जी, ये यकीनन इस वक्त एक ऐसा मामला है, ट्वीट्स तो हो रही हैं जो ट्रूथ सोशल के ऊपर, तो हम सुबह से वो चीज देख रहे थे। एक मरतबा एक बात कही गई, फिर आगे कही गई। एक बात मैं कर दूं, मैं पिछले दिनों में, तकरीबन पिछले महीने से मुसलसल पढ़ रहा हूं। पहले ईरान की तरफ से ट्वीटिंग नहीं की जाती थी, फिर जाहिर है कि वेस्ट साइड से ज्यादा होती है, तो कालीबाफ साहब ने भी अपना अकाउंट और सबने अपने अकाउंट स्टार्ट कर दिए। बीच में कई मरतबा मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इस तरह की बात मिली है, ग्रेट नेशन ऑफ ईरान, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर द मिडिल ईस्ट, और ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई, जबकि इधर से मुसलसल एक सख्त रवैया रखा गया। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये आबनाए हुर्मुज़ के बारे में मैं अर्ज करूं कि जो खास वो जगह जो 21 मील, ये समझ लीजिए कोई 36 किलोमीटर, 12 मील, तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आपके वाटर्स होते हैं। अब आप बताइए कि जब है ही कुल 21 मील, तो ऑटोमेटिकली ओमान और ईरान के दरमियान वो थोड़ा सा उनमें ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ओवरलैपिंग है। अब ये कि इस मौके पे हम, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि अब कैसे होगा। उन्होंने तो कहा है कि ये ओपन होगा, लेकिन ये ओपन नहीं है। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि पिछले दिनों में शिप्स तो वहां पे गुजारे जा रहे थे। मेरी नजर में इसमें ये है जी कि एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि जो बिल्कुल वक्त के साथ साथ आगे चलता जाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए, ईरान को भी तो मसला है ना जी। ईरान को सदर ट्रंप के मुताबिक जी $500 मिलियन का रोज का नुकसान हो रहा है, और चलिए $200 मिलियन हम लगा लेते हैं कि वो थोड़ा सा एग्जैजरेशन है। उनकी जो पोर्ट्स हैं, इमाम ख़ुमैनी पोर्ट, दूसरी पोर्ट्स खरगा आइलैंड से, वहां से जब उनके जो ये तेल बरदार जहाज निकलते हैं, तो अगर वाकई $200-300 मिलियन एक दिन का मामला है, तो उन्होंने भी तो अपना जहाज लेके जाना है ना। होगा ये जनाब कि जो असल कमाल हुआ है कि जो आगे ब्लॉकेड लगाया हुआ था, वो ब्लॉकेड अमेरिका उठाएगा, और उसके बदले में ईरान ये हॉर्मुज़ में कोई ऐसा सिलसिला नहीं करेगा कि कोई गन बोट्स भेज दे, या वो कोई जो आप दोजें उनकी छोटी हैं, या कोई ड्रोन्स के जरिए से इस तरह का मामला कर दे। तो दोनों को साइमल्टेनियसली उठाना है। मेरा ख्याल है कि ये जो दोनों तरफ से एक शक, या ये कह लीजिए कि एक डर है ना, कि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो ये बंद कर देंगे, इन्होंने कुछ किया तो वो कर देंगे। ये बाहम कुछ म्यूचुअल, इसका मैं समझता हूं कि हल हो जाएगा, जो कि दोनों के पास एक लेवरेज है इस वक्त, तो उसको बाहमी तौर पे लेके चलाना पड़ेगा। मेरा इसमें एक ख्याल। बिल्कुल सुहेल ज़फ़र साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हसन रिजवी हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ईरान से हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं। इंट्रो में मैंने आपसे तारुफ़ करवाया इनका। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ईरान डील के लिए तैयार हो गया और जुमे को हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की मेज़बानी में जनेवा में ये डील हो जाएगी और पाकिस्तान में एक बड़े खुशी का माहौल इसलिए है कि पाकिस्तान की इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं। एक तो आप इसका ज़िक्र कर दीजिए कि ईरान में पाकिस्तान की इन एफ़र्ट्स को कैसे देखा जा रहा है। दूसरा ये भी इसके ऊपर भी रोशनी डालिए कि इस्माइल बकाई साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि हम अपने शहदा को नहीं भूलेंगे और हम ये भी नहीं भूलेंगे कि किस तरह जुल्म ढाया गया यूएसए और इज़राइल की तरफ से इस जंग के अंदर, और जो तबाही हुई और उसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए और जो फ्रोज़न एसेट्स हैं और जो सैंक्शंस का उठना है वो ईरान का राइट है। किस तरफ इशारा करती हैं ये सारी की सारी चीज़ें, इनके ऊपर रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लें। खुदा करे मुझे याद रहें ये सारे सवाल। मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा। पहले पाकिस्तान के रोल के ऊपर बात कर लें। पाकिस्तान के रोल के हवाले से सबसे पहली बात वो ये है कि ईरान की जो सिक्योरिटी कौंसिल है उन्होंने रात 2 बजे जो इस मुआहदे के हवाले से एलामिया जारी किया था, तो उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया और शुक्रिया अदा किया और कदरदानी की कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बानवाने सालिस मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशें जहमतें की हैं और न सिर्फ सिक्योरिटी कौंसिल बल्कि उसके अलावा भी वजारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई, खुद वज़ीर ख़ारजा और सदर पज़ेश्कियान ने भी मुतअद्दिद मरतबा गुज़श्ता अपनी गुफ्तगुओं के अंदर जो है वो पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा है और अवामी सतह पे भी जो है वो पाकिस्तान के किरदार को सराहा जाता है। और पाकिस्तान का जो किरदार खुसूसन टीवी चैनल्स के ऊपर वहाँ पे हम देखते हैं जो मुख्तलिफ जो ईरानी माहिरीन हैं वो भी पाकिस्तान के किरदार को जो है वो बहुत ही मस्बत अंदाज से बयान करते हैं। जी बिल्कुल। कुछ रोशनी इस चीज़ पे डाल दें कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम अपने शहदा को नहीं भूलेंगे और बड़ी ज़्यादती इन्होंने की है और ये जो चीज़ें इस मुआहदे का इंटरिम मुआहदे का हिस्सा हैं ये हमारा राइट है। और मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया कि ये मुआहदा जो है वो इंटरिम है, इट्स नॉट द फाइनल थिंग। इसको किस तरह आप देखते हैं? इसके अंदर कितने उतार चढ़ाव अब हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि हमें ये पता है कि एक फ़ेज़ ख़त्म हुआ और दूसरा फ़ेज़ शुरू हो गया। ये जो सेकंड फ़ेज़ है इसके अंदर बड़ी कामयाबी ये है कि मुआहदे पे जो वॉरिंग नेशंस हैं, जो लड़ते हुए फ़रीक हैं, वो मुआहदा करने के लिए तैयार हैं और अब उनके दरमियान में डिस्कनेक्ट नहीं है। जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों तरफ से सेम आ रही हैं, ये एक खुशाइन चीज़ है। जब ये मुआहदा हो गया तो उसके बाद आप कैसे देखते हैं ईरान अगर आपना हुर्मुज़ के ऊपर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बरकरार रखेगा तो इसका क्या मतलब है? और जो स्टेटमेंट उन्होंने शहदा के हवाले से दी, इन दो चीज़ों के ऊपर रोशनी डाल दें। जी, एक तो शहदा के हवाले से ये है कि बिल्कुल इसी तरह है कि हम देखते हैं कि रहबर इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान की, उनकी शहादत अभी तक जो है वो लोगों के दिलों के अंदर गम और गुस्सा मौजूद है और वो उसका इंतकाम लेना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो आला फौजी कमांडर्स जो हैं वो शहीद हुए और हता एटमी साइंसदान जो ये बड़ी सतह के जो लोग शहीद हुए हैं, यकीनन इनका जो इंतकाम है वो यूं तो नहीं है कि सिर्फ मुआहदे के अंदर ये लोग राजी हो जाएंगे, यानी ईरान की आवाम राजी हो जाएगी इसके ऊपर कि हमने एक अमेरिका के साथ मुआहदा कर लिया और जंग बंदी हो गई, बल्कि अभी दोबारा से जो है मुआहदे के बाद लोगों के अंदर जो गम गुस्सा है खुसूसन इन बड़ी शहादतों का वो उजागर होगा। क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि जुलाई के इब्तदाई हफ्ते में 4 जुलाई से रहबर इनकलाब की शहादत के बाद उनके जनाजे की जो तैयारियां की जा रही हैं 4 जुलाई से ऑनवर्ड, वो मुझे लगता है कि और ज्यादा गम गुस्सा और मुमकिन मुतालबात के अंदर भी शिद्दत आ जाए। दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसके वाले से परसों रात को जो खुद अब्बास अरागची जो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ईरान के सरकारी चैनल को इंटरव्यू में ये कहा था कि ये जो आबनाए हुर्मुज़ है ये पूरी दुनिया के ऊपर ये तलवार ईरान की लटकती रहेगी। यानी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में, दो टोक अंदाज में ये कहा कि हम कभी भी
आबनाए हॉर्मस के ऊपर जो अपना कंट्रोल या मैनेजमेंट है उससे दस्तबरदार नहीं होंगे, ये हमारे पास रहेगी। अलबत्ता अभी जो मुआहिदा हुआ है उसके अंदर ये बताया गया है कि इस मुआहिदे में 60 दिन के लिए ईरान जो है वो आबनाए हॉर्मस से गुजरने वाले बहरी जहाजों से किसी किस्म के कोई चार्जेस वसूल नहीं करेगा, लेकिन उसकी मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल ईरान के पास रहेगा। और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका जो दरियाई मुहासरा और समुद्री मुहासरा है उसको जो है वो खत्म कर देगा। और इसके साथ साथ इस 60 दिन के जो ड्यूरेशन है जिसके अंदर मुज़ाकरात का दूसरा मरला होगा, उस दूसरे मरले के बाद जो है वो ईरान अपने सर्विसेज चार्जेस जो होगा खुसूसन बीमे की शक्ल में या नेविगेशन चार्जेस जो होंगे, ये सर्विसेज जो भी ये प्रोवाइड करेंगे उसकी सूरत में जो है वो ईरान और ओमान दोनों मिलके जो है वो ये सर्विसेज चार्जेस वसूल करेंगे। और ये परमानेंट और मुस्तकिल अंदाज में सर्विसेज चार्जेस आबनाए हॉर्मस के ऊपर रहेंगी और ईरान का कंट्रोल हमेशा के लिए उसके ऊपर बाकी रहेगा। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। सोहेल ज़फ़र साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। ईरान के जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ना हमने देखा कि इस पूरे मामले में कभी थी। हमने ये देखा कि जो चेंजिंग स्टेटमेंट्स थी वो यूएसए की तरफ से right from the top were issued by none other than the American president, और वो एक बड़ा कांस्टेंट था उनकी पूरी की पूरी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो ये इस कांस्टेंट पे चलती रही कि उनकी चेंजिंग स्टेटमेंट्स आती रही। हाउएवर व्हेन यू लुक एट ईरान, तो ईरान की तरफ से हमने ये देखा कि बड़ी सॉलिड स्टेटमेंट्स आती थी, और जो स्टेटमेंट्स आती थी उसके बाद ईरान उनके ऊपर से हटता भी नहीं था। तो अब भी वो जो पैटर्न है वो जारी है, और ईरान खुल के बता रहा है कि ये जो 60 डेज़ हैं, आई विल लुक एट दीज 60 डेज़, और ईरान नॉट चार्जिंग एनीथिंग, जो पास थ्रू करेंगे वेसल्स उनसे जब वो कुछ चार्ज नहीं करेगा, तो ये मैं इसको CBMs कंसिडर कर रहा हूँ, सो दैट आप एक मुआहदे में जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों ताकि ये मुआहदा हो सके या साइन हो सके। और उसके बाद जैसे हसन साहब ने फरमाया कि फिर वो चार्ज करेंगे सर्विस चार्जेस, क्योंकि ज़ाहिर है टैक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, इंटरनेशनल लॉ में उसकी इजाज़त नहीं है, तो लेकिन सर्विस चार्जेस की या फैसिलिटेशन चार्जेस की एक शिक मौजूद है। जो पानियों के कानून हैं उनके अंदर जो गालिबन 1980s का कन्वेंशन था UN का, उसका जिक्र कर रहे हैं ये। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ईरान बड़ा क्लियर है, US मानेगा इस लेटर ऑन व्हेन दे विल इंपोज दैट टैक्स जिसको शुगर कोट करेंगे इस सर्विस चार्जेस के, उसके अंदर तो US मान जाएगा इस पे? हाँ जी, देखिए सर्विस चार्जेस बिल्कुल। अब स्ट्रेट्स इस तरह की जगह कितनी हैं दुनिया में, थोड़ी गिन लेते हैं। वहां एक बेरिंग स्ट्रेट है, फिर यहाँ नीचे मलक्का है, इधर बाबल मंदब भी है, बिल्कुल फिर है। वो बॉस्फोरस और डार्डन लीज वगैरह वो सब जगह। जी। तो कुछ जगहों में वो बेरिंग स्ट्रेट साइड पे तो होता है कि जी हमने बर्फ कटिंग करनी है तो उसके चार्जेस दें वगैरह वगैरह, लेकिन बाकी जगहों पर फिलहाल तो ट्रैफिक चल रही होती है। देखिए जहां तक सुएज और दूसरे कैनाल्स हैं वहां तो ज़ाहिर और चार्जेस दिए जाते हैं। तो ये जो मामला है इसके अंदर बड़ी एम्बिग्विटी है जी अभी। लेकिन मैं एक थोड़ा सा पीछे चलूं, आज सुबह जब 2 ट्वीट्स हुई थी, एक 3 साढ़े 3 बजे, बस 4 साढ़े 4 बजे दोबारा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दोनों की थी, तो उनमें साइमल्टेनियस जिक्र किया था कि हम भी खोल देंगे वो भी खोल देंगे। और आपने फरमाया कि बिल्कुल सही है कि ये शायद 60 दिन के लिए, लेकिन अभी बहुत सी चीजें हैं ना जी। अभी ये है कि कितने पैसे आहिस्ता आहिस्ता उनको रिलीज होने हैं, न्यूक्लियर के ऊपर क्या मामलात हैं, और आप ये समझ लीजिए कि ये जो जिसे हम प्रॉक्सी कहते हैं, मैं प्रॉक्सी का लफ्ज कभी यूज नहीं करना चाहता, एलाइज हैं, उनके क्या मामलात होंगे। ईरान को वैसे ही बड़ी एक फतह बेहतरीन हो गई है। मैं ईरान को बिल्कुल मानता हूं कि जी इसको मैं बरमला कहूंगा कि इस वक्त फतह ईरान की हुई है, कोई इसमें दो राय नहीं है। इस वक्त मिलिटरीली उन्होंने जब मुकाबला उन्होंने बराबर कर लिया, मुकाबला कर लिया, उनकी फतह हो गई। अमेरिका तो ये समझे बैठा था कि शायद 4 दिन या 2 दिन के अंदर मामला सारे के सारे चौपट हो जाएंगे जी। तो अच्छा, हम जरा नैरो डाउन करते हैं। आपने कहा कि ये बिल्कुल टेक्निकल इशू है जी, इसमें अभी तो ये 60 दिन का मामला आ गया, इन्हीं 60 दिनों के अंदर इसके गिर्द कुछ ना कुछ बनेगा। अब अगर फर्ज कीजिए कि ये, अच्छा एक और बात है, ओमान को इसके बीच में लाने की जरूरत इसलिए भी नहीं कि ये ईरान ये करता है कि ओमान से जाके कोई डिस्कशन करता है, और फिर ओमान जो है उसने तो कभी भी नहीं कहा कि मैंने कोई यहाँ चार्जेस करने हैं, और खामखा डांट भी खा ली। आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया था विल ब्लो देम अप, उसने तो कुछ कहा ही नहीं। वो तो इस तरह की बात थी कि ईरान वाले ओमान के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं आइए मिलके हम कुछ ना कुछ करें, जो कि उनका भी मिलना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि 21 किलोमीटर है ना जी,
21 मील है, तो वो तो 12 मील के ऊपर कर सकते हैं ना, उसके ऊपर तो नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो अब आ 22 जाइए। बनता है, 11-11 है बिल्कुल। जी जी, लेकिन अगर वो ओवरलैपिंग हो रही है, अब जो ओमान की साइड है, इस वक्त जहाज जो अमेरिका गुजार रहा है, जो उस दिन अपाची हेलीकॉप्टर का भी मामला हुआ था, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया तो हम मानते हैं। हालांकि मैं ये बात तकरीबन मेरा ख्याल है 8 दिन पहले मैंने ये बात की थी, और एक प्रोग्राम था शायद पीटीवी पे था, स्टेट टेलीविजन पे था, मैंने कहा था जहाज तो वहां से गुजर रहे हैं, चूंकि जी हमने ये देखा था। तो उस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखिए खुद कह दिया, और उसने नंबर्स भी उन्होंने बता दिए कि मैंने इस जी, दिन 26 गुजारे, आज भी 25 बताएं गुजारे। बिल्कुल। अभी बताएं, तो वो जो जहाज गुजर रहे हैं वो ओमान वाली साइड से गुजर रहे हैं, तो जी वहां पर ऑलरेडी मामला ओपन है। और ईरान आखिर उस साइड से कैसे वहां पे टैक्स वसूल करेगा, तो इसमें अभी काफी गुफ्तगू होगी। मैं ये समझता हूँ कि जब ये बैठेंगे तो गिव एंड टेक के लिए काफी कुछ होगा, गिव एंड टेक खासतौर के पे लिए काफी जितने कुछ होगा। जी पेमेंट्स हैं ईरान की, जी वो सारी हैं। बिल्कुल। और फिर सबसे बढ़ ये सारे मामला जुड़े हुए हैं, जाहिर है कहीं पे भी गुडविल खराब होगी तो एक चेन रिएक्शन भी होगा। एग्री करते हैं आप इससे? आपने बहुत खूबसूरत बात की, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जी इसमें खुशी की बात यह है, अच्छा इसमें वन एट अ टाइम वाली बात है, वो बिल्कुल। कहते हैं ना कि हम अब ब्रिज पे पहुंच गए हैं, जी, अब क्रॉस उसको हम करवा लेंगे। इस ब्रिज पे पहुंचना ही अभी भी मैं कई दफा सोचता क्रॉसिंग में हूँ थोड़ा सा कि टाइम लगेगा, यू नीड टू, हाँ बिल्कुल। जी, वो जब जुमे तक का वक्त है, अब खैर यकीन हो गया, क्योंकि ईरान वाले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी इस्माइल बकाई साहब भी कर रहे हैं। इस्माइल बकाई साहब से याद आ गया कि उन्होंने जब ये अंदर घुस गए थे, अब सीएनएन वाले और दूसरे लोग, तो उन्होंने बड़ा कहा था। एक तो उन्होंने बात की थी कि भाई हमारे पैसे हैं, वो हमें, हम किसी से कुछ वो नहीं मांग रहे, हमें दिए जाएं। और दूसरा हमारे, उन्होंने एक जुमला कहा था जो बड़ा ओवरलुक हुआ है, हमें किसी ने इतना जिक्र नहीं किया गया मीडिया के अंदर अभी तक। उन्होंने कहा था कि हमारा जिक्र अच्छी तरह से किया जाए। बिल्कुल। असल में जी बात अर्ज करूं, ये जो ईरान है ना जी, इनके अंदर भी एक प्राइड है। बेशक जी इसमें वहां थियोक्रेसी और वो मामलात है, जी मगर कौम की एक हैसियत होती है, पर्शियन प्राइड है। इसीलिए जी तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ने क्या कमाल काम किया है। एक तरफ ईरानी जो कि अपने मामलात में इस कदर उनका डीकपल नहीं कर पा रहे वो अपने आप को पिछले मामलात से, और दूसरी तरफ जाहिर है अमेरिका जो अपने जोन का वर्ड यूज कर ले, या जो इस वक्त पैक्स अमेरिकाना है, जो इस वक्त हकीकत है कि वो एक सुपर पावर है। लेकिन बहरहाल ये एक बात हो गई जी, शेकअप हो गया सारे का सारा। जी और आपने बहुत खूबसूरत कह दिया चेन रिएक्शन होने का, और एक दूसरे से सब चीजें जुड़ी हुई हैं, जी इसलिए काफी मामलात आराम से डिस्कस किए जा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि ईरान आराम से कह देगा कि जनाब मैं तो यहाँ से टैक्स लूंगा, फिर और मामलात भी हैं, किसी ना आपका किसी जगह पॉइंट आ पर गया। ईरान आ जाएगा। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। हसन साहब ये फरमाएं, एक ख़बर ये भी सुन रहे हैं कि न्यूक्लियर इशू तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और लेटर ऑन डिस्कस होगा। इस इंटरिम एग्रीमेंट में उसका इतना ज़्यादा जिक्र नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत स्टेक्स बहुत हाई हैं। ये बात समझ आती है, लेटर ऑन उसको डिस्कस करेंगे। ये बताएं कि एक ख़बर ये भी आई कि ईरान ने अपने जितने भी स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं या वहाँ पे एनरिच यूरेनियम है या कुछ भी इससे रिलेटेड चीज़ है, तो उसकी सिक्योरिटी को बीफ अप करना शुरू कर दिया है इन लेयर्स एंड माइंस लगानी शुरू कर दी हैं। ये क्यों किया ईरान ने? मैं पहली बात जो है ना, वो जो हमारे पहले गेस्ट से उन्हीं की बात को थोड़ा सा मैं जी आगे उसकी वजाहत सुहेल जफर साहब हैं जी जी जी, कि उन्होंने ये जिक्र किया कि ओमान की तरफ से जहाज गुजर रहे हैं आबनाए हॉर्मुज़ के अंदर, और जी ओमान क्यों बात नहीं कर रहा। मैं ये अर्ज करूं, मैंने खुद भी आबनाए हॉर्मुज़ का विजिट किया है जंग के दिनों में, और मैं जजीरा लार्क पे गया हूँ, मैं जजीरा हॉर्मुज़ पे गया हूँ जंग के तकरीबन 28वें दिन, जी और मैंने बड़ी करीब से जाके वहाँ पे इस सारी सिचुएशन को देखा। असल में बात यह है कि ये जो 38 किलोमीटर या माइल्स कुछ कम बनेंगे, ये जो उसकी विड्थ है, एक तरफ ओमान है और एक तरफ ईरान है। इसमें जी हम ये देखते हैं कि जो बड़े बहरी जहाज होते हैं ना, जी वो कम से कम उनके गुजरने के लिए कम से कम जो है वो 20 मीटर गहराई चाहिए होती है। जी अगर पानी 20 मीटर तक गहरा ना हो नीचे, तो वो जहाज वहां से नहीं गुजर सकता। ठीक है। और इस सारा जो आबनाए हॉर्मुज़ की विड्थ है, इसके अंदर सिर्फ 3 किलोमीटर का एरिया ऐसा है कि जहां पे 40 मीटर की नीचे गहराई मौजूद है। ठीक है। ठीक है, और ये जो 3 किलोमीटर का एरिया है कि जहां पे 40 मीटर गहराई मौजूद है, वो ईरान के साहिली इलाके के अंदर है। ठीक है। और वो जजीरा लार्क के राइट और लेफ्ट के ऊपर मौजूद है। ठीक है। यानी ना, ये अल्लाह ताला ने ईरान को ये नेमत दी है कि
वो कुदरती तौर पर ईरान के साहिली इलाके के अंदर वो गहराई मौजूद है जहां से ये बड़े जहाज गुजर सकते हैं। ठीक है। यानी और कोई चारा ही नहीं है ईरान के अलावा। तो लिहाजा ईरान को पता है कि अभी भी जो रूट ईरान ने दिया हुआ है जिससे जहाज गुजरते हैं, मैंने खुद देखे हैं जाके जी। वहां पे, तो वो जजीरा लार्क के राइट साइड से इन होते हैं आबनाए हॉर्मस के अंदर, और जजीरा लार्क के लेफ्ट साइड से आउट होते हैं जजीरा हॉर्मस के अंदर से। ठीक है। लिहाजा ओमान को ये पता है कि हमारे जो साहिली इलाका बनता है उसके अंदर नीचे गहराई मौजूद ही नहीं है। जब ठीक। गहराई मौजूद नहीं है तो वो जहाज उस तरफ आएंगे ही नहीं। छोटी मोटी कश्तियां, ये ऑयल टैंकर टाइप जिनके लिए कम गहराई चाहिए होती है, वो तो वहां से शायद गुजर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी असल वेसल्स वहां से नहीं गुजर सकती, दुरुस्त। वो नहीं वो ठीक। ईरान के इलाके से गुजरेंगे। जी। दूसरी जो बात आपने अभी की है माइंस की, स्ट्रेटेजिक माइंस के एसेट्स जो हवाले से। न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके, जी, माइनिंग। देखिए ईरान का इस हवाले से आज भी इस्माइल बकाई साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़, उन्होंने कहा कि भाई हम एनपीटी के रुकन हैं, और एनपीटी की जो कवानीन है उसके मुताबिक हमने यूरेनियम को अफज़ूदा किया है, उसी के मुताबिक अभी भी कर रहे हैं, और हमारे ज़खायर मौजूद है। और इससे पहले भी जो हत्ता इन्होंने अपने मुतअद्दिद बयानात के अंदर जो आलमी एटमी एजेंसी है उसके जो प्रेसिडेंट है राइफल गुरूसी, उनके बारे में शदीद तरीन तनकीद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये वो अब मैं अपनी जुबान में उर्दू में अगर कहूँ तो उन्होंने कहा कि ये वो बदबख्त है कि जिसकी वजह से वो पहले 12 रोजा जंग शुरू हुई थी। क्योंकि पहले 12 रोजा जंग से कुछ दिन पहले राइफल गुरूसी ने ये बयान दिया था कि ईरान एटॉमिक पावर बनने जा रहा है, और उसी स्टेटमेंट को बहाना बना के इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और अमेरिका ने अटैक कर दिया। और बाद में ये जब छिड़ी और ईरान ने रद्द अमल दिखाया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि यही राइफल गुरूसी पीछे हट गया। उसने कहा कि नहीं, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था कि अभी बस तजर्बा करने वाले हैं, मैं कह रहा था कि वो उस तरफ बढ़ रहे हैं आगे। लिहाजा ईरान जो है वो अपनी अफजूदा शुदा यूरेनियम को आलमी एटमी एजेंसी के कवानीन के मुताबिक वो अफजूदा कर रहा है, इनरिचमेंट उसकी मौजूद है। लिहाजा वो किसी सूरत भी ईरान इसको कबूल नहीं करेगा, और इनके ऑफिशियल्स भी यही कहते हैं कि हम ना किसी दूसरे मुल्क में इसको मुंतकिल करेंगे और ना ही इसके ऊपर किसी को दस्तरसी देंगे। हाँ, अलबत्ता ईरान के हवाले से जो अमेरिका ने इस्फहान, जनूबी इस्फहान के अंदर जो एक वो कार्रवाई करने की कोशिश की थी, जो बज़ाहिर बहाना पायलट का था, लेकिन असल वो चाहते थे कि यूरेनियम जो इस्फहान के अंदर मौजूद है उसको वो हासिल करें। इस वजह से ईरान ने ये माइंस बिछाई हैं कि अगर एक बाहर से कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करे तो हम वहां पे जो है वो इसकी हिफाजत के लिए, यकीनन वो बहुत ही तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर जमीन के अंदर गहरी है ये यूरेनियम पड़ी हुई है। तो लिहाजा उसकी जो एंट्री पॉइंट है उसके ऊपर ईरान ने उसके हिफाजती इक़दामात के तौर पे इन माइंस को बिछाया हुआ है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सोहेल ज़फ़र साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, पहले तो कुछ अगर आप कमेंट करना चाहें इस बड़ी मुफस्सल जवाब के ऊपर, बड़ी टेक्निकल डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। मैं एजुकेट हुआ इसके ऊपर। ये जो 40 मीटर्स वाला इरानियन डेप्थ है वाटर्स की, इसके बारे में फ्रैंकली मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने अपना जो आबनाए हॉर्मुज़ का विज़िट है उसको हाईलाइट भी किया और ये टेक्निकल चीज़ बताई, फॉर विच आई थैंक यू। आप ये फरमाएं कि जो सेरेमनी होगी या पाकिस्तान उसको होस्ट करेगा, थोड़ा सा मैं पाकिस्तान के रुख चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। ये कितना अहम होगा? पूरी दुनिया इस टाइम पे शुक्रिया अदा कर रही है पाकिस्तान का, और बहुत बड़ी एक जो फोकस है पाकिस्तान उसके अंदर है। जो फरीक जंग कर रहे हैं उनका तो दुनिया को पता है, लेकिन जंग हो रही थी, दुनिया मुतासिर हो रही थी, लेकिन कोई रे ऑफ होप नज़र नहीं आ रही थी एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। और बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के अंदर भी ये यकीन नहीं था कि पाकिस्तान विल पुल इट थ्रू, बट वी डिड इट। अब जब वो सेरेमनी होगी उसको आप कैसे इन्विजन करते हैं? क्या लाइमलाइट मिलेगी पाकिस्तान को
कितनी अच्छी पोजीशन पाकिस्तान की होगी, और क्योंकि ये मामला कंटिन्यूइंग है तो आगे भी आप पाकिस्तान का एक और इम्पॉर्टेंट रोल देखते हैं, क्योंकि मेरी ज़ाती राय में ये मामला इतनी जल्दी हल नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो पाकिस्तान की ज़रूरत तो आगे भी पड़नी है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही कमाल। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो आपके इस प्रोग्राम में जिस नौयत की गुफ्तगू हो रही है और जो डिटेल्स अभी हमारे फ्रेंड बता रहे थे और सारा कुछ, जी ये कमाल है। इसमें मैं वापस आना चाहूंगा उनकी जी इजाजत से, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये खबर, मैं थोड़ा सा मखमसे में था। जी पहले तो मैं जी 2 दिन पहले हम सब थोड़ा सा परेशान हो गए जब जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ना, द सेरेमनी विल टेक प्लेस समवेयर इन यूरोप, तो जी थोड़ी सी एक स्लिपिंग हो गई। फिर उसके बाद पता लगा कि नहीं ठीक है, यूरोप में होगी। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट्स की, बात सामने आना शुरू हो गई कि समझ में आई कि यूरोप में किसी और वजह से हो रही है, ये नहीं, उसका नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ही होगा। जी जबरदस्त हो गया जी। लेकिन अभी जो 2-3 घंटे पहले जो सुना प्राइम मिनिस्टर साहब की जुबान से और पता लगा कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द होस्ट ऑफ दिस सेरेमनी, जी जगह जिनीवा हो जाए बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, लेकिन पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द होस्ट, तो बहुत दिल खुश हुआ। लाइमलाइट का तो जी कोई इंतहा नहीं है। मैं अब देखें जी, इसमें हमें जरा से भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इन आवर कंट्री एज वेल एज अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज वो क्या कहते हैं कि वो सनी मोमेंट से बढ़कर अब ये ग्लोरियस मोमेंट पाकिस्तान के लिए हो गया है। कोई दुनिया की आप कंट्री बताइए, कोई यूरोपियन यूनियन बताइए, सब के सब माशाल्लाह पाकिस्तान के रोल की खूब एक तारीफ और उसकी वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल असल में ये पैदा होता है जी इसके अंदर, इसमें जो पाकिस्तान वहां पर अपना ये रोल अदा करेगा, उसके अंदर उसके मामलात किस तरह के होंगे, वो चीजें यकीनन हमारे सामने आ जाएंगी जैसे जैसे वो होगा। लेकिन खैर, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द होस्ट, पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट ऑल द लाइमलाइट, ये तो माशाल्लाह से हो गया। जी अच्छा, मैं थोड़ा सा वापस जाऊं फिर आता हूं। जी ये बड़ा सही कमाल आपने बताया कि वो जो बिल्कुल जो किशम आइलैंड है, ऑफ कोर्स उसके साथ एक तरफ हॉर्मुज आइलैंड, वहां तो मैं नहीं गया, लेकिन सामने लारक आइलैंड। और बड़ा उन्होंने सही फरमाया कि जब ईरान ने ये नाफिज कर दिया तो उन्होंने कहा अब जहाज ये लारक और किशम के दरमियान से गुजरेंगे। अच्छा, मेरा जो तजुर्बा है अक्रॉस खड़े होकर जहां है, तो मैंने कई दफा पूछा खसब के इलाके में। सॉरी टू इंटरप्ट यू सोहेल जफर साहब, हमें ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब ने भी ज्वाइन किया है, अगला सवाल उनसे करूंगा। मैंने कहा उनको अनाउंस कर दूं, मैं वेलकम करता हूं उनको अपने प्रोग्राम में। आप प्लीज़ अपना कमेंट मुकम्मल कर लीजिए। जी बस मैं जल्दी जल्दी से मुकम्मल करता हूं, तो जी लिहाजा ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने फरमाई। मगर जी एक इसमें हम दोबारा तहकीक को मजीद आगे बढ़ा ले कि जो नक्शा जात के अंदर पुरानी लाइंस नजर आ रही हैं जहां से शिप्स गुजरते थे, जी तो वो कुछ दरमियान में भी कुछ ऐसा इलाका है जो दोनों जी के बिल्कुल दरमियान में इलाका है। और ये बात भी है कि जो जहाज गुजर रहे थे वो ऑयल टैंकर्स, सुनने में आया प्रेसिडेंट ट्रंप बता रहे थे कि गुजर रहे थे, जी आया वो किस जगह गुजर रहे थे, ये थोड़ा एक तहकीक के लिए है। तहकीक बिल्कुल इसलिए भी जरूरी होती है कि जनाब जिस वक्त ये बात की गई कि जनाब वो तो पहाड़ियां थी जो इस्फहान में वाकया हुआ था, उस वक्त मैंने जब उसको ट्रायंगुलेट किया, बड़ा जी जरूरी होता है जी आजकल। एक बात कर दी गई थी कि वो पायलट्स को नहीं बचाना था, वो तो उसको, वो भी ठीक है, लेकिन जो जहां बताया गया एयरपोर्ट, वो तो उसके जुनूब वाली साइड पर था। जी तो मैं अभी तक इस पे कायम, मैं ये समझता हूं कि नहीं, अभी अमेरिका ने कोई ऐसी कोशिश एक्चुअली नहीं की कि वो अंदर घुस के और यूरेनियम निकाले। वैसे समझ आने वाली बात भी नहीं है, जो जी 4 किलोमीटर निकले, सो अभी ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है। ये कोशिश बाद में होंगी। मैं आखिरी बात करके खत्म करूं जी जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो खुद बार बार कह चुके कि हाँ, ईरान के अंदर ही मामला होगा या अमेरिका कोई और तरीका होगा, तो ईरान अंदर होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी भी होगी, तो ईरान अपने अंदर ही सब कुछ करेगा। उन्होंने तो पूरी जी बात को इस तरह, कहीं ऐसी बात की नहीं गई कि इसको हम लेकर बाहर जाएंगे। बिल्कुल तो आपका लिहाजा बड़ी जी गुंजाइश छोड़ी गई है कि बातें आगे चल सके, अच्छे बिल्कुल तरीके से आगे चल सके। जी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप बताइए, ईरान जो है उसके अंदर इस टाइम पे क्या माहौल है? जाहिर है जंग से तो सारे इफ़ेक्ट होते हैं, और किसी भी तौर आप ये नहीं कह सकते कि जंग करके कोई कौम खुश होती है, क्योंकि जंग का अपना एक माहौल होता है। तो ईरान के अंदर इस टाइम क्या माहौल है? अवाम के हवाले से बात करें, क्योंकि ऑफिशल्स का तो हम देखते सुनते रहते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, उनका रिजॉल्व पता लगता रहता है। अवामी तासुरात क्या हैं? जी, मैं गुज़श्ता कमेंट की तरह जो हमारे ब्रदर दोस्त ने पहले कमेंट किया इस्फहान के हवाले से, मैं चाहता हूँ एक मतलब उसमें नुक्ते को इजाफा कर दूँ कर दें कि जहाँ पे पायलट, अमेरिकन पायलट गिरा था और जी उसको रेस्क्यू करना चाहते थे, वो सूबा जो है उसका नाम है कैहूलियो।
कहगुलियो के नाम से। इस्फहान का एक दूसरा सूबा है, यानी इस्फहान का बॉर्डर वाला सूबा है। ठीक है। और जिस जगह पे पायलट गिरा था वहां से लेकर वो जगह के जहां पे अमेरिकन एयरक्राफ्ट के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, जमीनी तौर पर अगर आप आए तो 348 किलोमीटर का फासला बनता है। जी ठीक है। और ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि 348 किलोमीटर के अंदर रातों रात वो पायलट जो है वो ज़ाहिर गाड़ी पे तो आ नहीं सकता था, वहां पे जी गुम था। और वो पहाड़ी इलाकों से जो है वो गुजर के इधर आ गया। और उन्होंने फिर इसकी बहुत सी डिटेल हमने खुद वहाँ के जो सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान हैं इब्राहिम रजाई उनसे जी सुनी है। और उन्होंने बिल्कुल इस बात की तायद की है कि ये ऑपरेशन जो था वो बुनियादी तौर पे ईरान की यूरेनियम के खिलाफ ऑपरेशन था। पायलट 348 किलोमीटर के फासले पे नीचे गिरा हुआ था। तो ये ऑपरेशन जो है वो बुनियादी तौर पे इस वजह से, लिहाजा हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑफिशियल्स की तरफ से भी इसको इंश्योर किया गया उसकी है कि कंफर्मेशन आ चुकी है। ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान की कौम की और आवाम की, हम देखते हैं कि 107 दिन हो चुके हैं कि ईरानी कौम रोजाना रात को सड़कों पे आते हैं। मैं खुद 40 रोजा जंग के अंदर तेहरान की सड़कों के ऊपर तकरीबन मौजूद रहा हूँ और हमने देखे, कवरेज की है। ईरान की जो अवाम है, हम उसको कह सकते हैं कि वाकई सही मानों में एक कौम है। और उनके जो मुतालबात थे, खुसूसन ये सिक्योरिटी काउंसिल, वजारत खारजा या दीगर जो इनके इदारे थे, वो सारे के सारे वही मुतालबात हैं कि जो खुद ईरानी अवाम की तरफ से ऊपर आए हैं। और अब भी अगर इनमें से किसी एक शिक की खिलाफ वर्जी होती थी, मिसाल मैं अर्ज करता हूँ, कुछ अर्सा पहले लुबनान के ऊपर जब बैरूत के ऊपर ब्लास्ट हुआ था, तो उसी रात को जो अवाम सड़कों पे जो हर रोज के आते थे, उस रात को जो अवाम आए तो उनके हाथों के अंदर ईरान के परचम के साथ तकरीबन 80% लोगों के हाथों में हिजबुल्लाह का परचम मौजूद था। और उस हिजबुल्लाह के परचम ने एक सिग्नल दिया कि अगर आपने लुबनान को तनहा छोड़ दिया तो हम आपके खिलाफ यहाँ पे एहतजाज शुरू कर देंगे। बिल्कुल ईरानी अवाम जो है वो इंतहाई बेदार है, जी मशहूर है, और अपनी इस जंग के अंदर जो है वो अपने किरदार को भी जानते हैं कि हम इस वक्त क्या किरदार अदा करें। और लोगों का हौसला, लोगों का इस्तकामत मैं समझता हूँ कि बहुत दीदनी है। बिल्कुल और ठीक। आप देखें कि जब सदर ट्रंप ने ईरान को ये धमकी दी थी कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देंगे और आपके पुलों के ऊपर हमला करेंगे, दिस फूल का जो बड़ा मारूफ और ईरान का सबसे बड़ा पुल है, उसके ऊपर हमने देखा कि एक खातून कफन पहनकर अपने बच्चों को लेके पुल के ऊपर खड़ी हो गई। जी और उसने कहा कि ट्रंप ने जी बहुत ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट आपने बताया। 107 दिन तक आज भी रोज़ जमा होती है। ईरानी अवाम एक कौम है और उसकी रेजिलियंस जो है उसने मजबूर किया और डिराइव की हुकूमत ने उनकी डिमांड्स पे जो थी उसके ऊपर स्ट्रैटेजी अपनी बनाई। ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब के साथ दोबारा रब्ता हमारा हो गया, इनको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाएं, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, पाकिस्तान को एक्नॉलेज भी किया पूरी दुनिया ने। अब एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, कमिंग फ्राइडे को पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। सर आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? जी बहुत शुक्रिया। जहां तक पाकिस्तान के कोशिशों का ताल्लुक है, ख्वाह वो डिप्लोमेटिक थे, ख्वाह वो मिलिट्री डिप्लोमेसी थी, ख्वाह वो अपने अलाइज के साथ अपनी राय को और इस जंग को ख़त्म करने के लिए जो आना जाना था या मुलाकातें थी, और इसके अलावा दोनों ममालिक का, स्पेशली अमेरिका और ईरान का ट्रस्ट को बराबर सतह पर रखना, एक बैलेंस कायम करना जी। और तीसरी तरफ पर दुनिया की दुखती रग के लिए उसको रिलीफ देना, ये बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान के लिए। और मैं कहता हूं कि हमारा जो डिप्लोमेटिक कोर है, इसके अलावा हमारा जो मिलिट्री डिप्लोमेसी थी, और तीसरी तरफ इसमें जो कंसिस्टेंसी थी और इसमें कोई नाउमीदी नजर नहीं आ रही थी, और जितना जितना आगे बढ़ रहे थे उतना उतना मतलब है कि दोनों का ममालिक का जो डिस्ट्रस्ट था या मिसट्रस्ट था, उसके दरमियान एक ट्रस्ट पैदा करना, एक रास्ता निकाल। आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन सकता, आप अपना माइक काइंडली दोबारा चेक कर लीजिए। इन द मीन टाइम मैं सोहेल ज़फ़र साहब की तरफ जाऊंगा। सोहेल ज़फ़र साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कंसिस्टेंटली अपना रोल प्ले करता रहा, कोई वी कैन टेक नथिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान में मुआहदा हो या ना हो, बाहर हो, जहाँ पे भी हो, पाकिस्तानीज़ के लिए प्राउड मोमेंट है। ये बात इन्होंने की। आप से सवाल ये है कि ये मामला, हमने हर एस्पेक्ट से इसको देखा, ये मामला लंबा चलेगा,
आपको क्या लगता है ये कितना लंबा चलेगा मामला, क्योंकि इसमें इश्यूज़ बहुत सारे हैं। हसन साहब ने भी इस तरफ इशारा किया, आपने ख़ुद भी इस तरफ इशारा किया, लग भी हमें ऐसा ही रहा है कि डीप रूटेड इश्यूज़ हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं और जो आइडियोलॉजीज़ हैं पोल्स अपार्ट हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? दो तीन बातें जल्दी जल्दी कर दूं। एक तो खैर ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छी बात कर दी, थोड़ी देर उन्होंने बात की, मगर वो क्या कहते हैं कि परसिवियरेंस कमांड सक्सेस, बिल्कुल परसिवियर किया। अच्छा, दूसरा ये कि जो हमारे दोस्त उन्होंने ईरान से ये फरमाया, उनकी बात बजा, जाहिर है कि उन्होंने अपनी तहकीक और वो चीज की हमारे नॉलेज में इजाफा किया, बहुत खूब, बिल्कुल ये इस्फहान के वाकयात और सारे। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मामला किस तरह है। देखें जी, फौरी तौर पर एक बात तो निजी इस्लामाबाद, वो जिनीवा में भले हो रहा हो, नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड ही है और पाकिस्तान की मेजबानी कर रहा है। तो आगे जो मामलात हैं वो यूं मैं देखता हूं कि मैं इसकी एक पॉजिटिविटी निकाल लेता हूं, क्योंकि काफी सारे मामलात हैं ना जी। वो फिलहाल बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेसिटी और इसके अलावा वो जो उनके एलाइज हैं उनके मामला तो फिलहाल पीछे कर दिए गए हैं। इसमें बात करने को बहुत कुछ है, लेने देने को बहुत कुछ है। आपने फरमाया कि कितने दिन चलेगा, 60 दिन का मयार मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि यही 60 दिन चले। लेकिन देखिए, एक तो खुशी की बात है ना, 60 दिन के बाद तो अगला मरहला शुरू हो जाएगा। जी मतलब ये अब अगर ये समझिए जुमे के बाद शायद 60 दिन शुरू हो जाएंगे, जहां तक मेरी समझ है जी, तो वो हो जाएगा। लेकिन देखिए, अच्छी बात तो ये है कि बिल्कुल सुहेल जफर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब के साथ रब्ता दोबारा हो गया, इनका कमेंट बड़ा ज़रूरी है, बात उनकी नामुकम्मल रह गई। ब्रिगेडियर साहब प्लीज़ आप अपनी बात मुकम्मल भी कीजिए और ये भी बताइए कि पाकिस्तान का रोल आइंदा कैसे देख रहे हैं मुआहदा होने के बाद, क्योंकि डीप रूटेड इश्यूज़ हैं, इतनी आसानी से हल होने वाले नहीं। आप कैसे देखते हैं आगे पाकिस्तान का रोल और कितना अहम हो जाएगा, और साथ ही कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दे दीजिए। जी, जहां तक पाकिस्तान के रोल का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में कि ये पाकिस्तान के अचीवमेंट में, डिप्लोमेटिक अचीवमेंट में, मिलिट्री डिप्लोमेसी में और इसके अलावा रीजन में एक स्टेबलाइजर के तौर पर और तीसरी तरफ पर एक पिवट के तौर पर जो इसने एक किरदार अदा किया है, ये किरदार पूरी दुनिया भी इसका एहसानमंद रहेगा, इसलिए कि एनर्जी और इकोनॉमिक क्राइसिस थे। और दूसरी बात यह आ जाती है कि 47 साल के बाद दोनों को मेज पर बैठाना और फिर के लिए एग्री कराना और फिर इस ट्रस्ट में ट्रस्ट निकालना, ये बहुत बड़ी बात थी। अब आगे जो हम उसको देखते हैं तो फिर टेक्निकल जो बातचीत है वो शुरू होगी मैकेनिज्म्स के बारे में। मैकेनिज्म्स में ये है, मुझे नजर आता है सेंट्रल पॉइंट, वो सेंट्रल पॉइंट ये कि मिसट्रस्ट तो है और उस मिसट्रस्ट को क्या, उसके लिए क्या बिल्डिंग मैयर होंगे। वो बिल्डिंग मैयर होगा कि जो जो चीज एग्री हो जाती है उस पर अमल दरामद हो, वो वेरीफाइएबल हो थर्ड पार्टी से भी, और इसके अलावा ये खुद भी उससे सेटिस्फाइड हो, तो ये आगे चलेंगे। दूसरी बात ये आ जाती है कि जहां तक स्टिकिंग इश्यूज का ताल्लुक है, हुर्मुज खुल जाएगा, दुनिया को एक रिलीफ मिल जाएगा। और ये मेरे ख्याल में कि एक बहुत बड़ी जो कि वेपनाइज हो चुका है, तो एक वेपन दरमियान में से बड़ा जो है, सबसे इरिटेटिंग और सबसे पिवटल जो है, उसको निकालना या उसको हमवार कराना या उस पर ट्रैफिक बहाल करना, ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात यह आ जाती है कि जहां तक न्यूक्लियर की बात है, तो उसके लिए पहले से जो जिनेवा में बातचीत हो रही थी, इसके अलावा ओमान में बातचीत हो रही थी, तो ईरान उसके लिए एग्री था, लेकिन ये थे कि उसमें मिसट्रस्ट और फिर इसके अलावा अमेरिका उससे निकल चुका था, दोबारा आना चाहता था। अब भी मेरे ख्याल में कि जो जिधर भी वो यूरेनियम पड़ा हुआ है, मैं नहीं समझता कि वो डस्ट हो चुका है या वो तबाह हो चुका है, बल्कि वो मौजूद है। उसको अगर निकालना हो तो 3-4 तरीके, एक तो ये है कि फ्री एक्सेस जो एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल उसको देना होगा, दूसरी बात ये है कि जो स्टॉक फाइल्स है उसको वेरीफाई करना होगा, और तीसरी बात ये है कि उसका डिस्पोजल क्या होगा, और चौथी बात यह आ जाती है कि उनको जो उसका राइट है कि कितना उसको इजाजत होगी, कि पहले 3.6 था तो आया उसी पर एग्री करेंगे या आगे एनरिचमेंट पर वो करेंगे, तो ये उसके मुख्तलिफ नुकात है। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुसूसन पाकिस्तान इस पे अब भी किरदार अदा करता रहेगा। हो सकता है कि इस इनरिच यूरेनियम का डेस्टिनेशन पाकिस्तान हो, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान एक थर्ड पार्टी के तौर पर मॉनिटरिंग का किरदार भी अदा करे। और तो चौथी बात ही भी कह सकता हूँ कि इस सारे अरसे में
जो कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान उसमें फिर इंटरलोकेटर के तौर पर और स्टिकिंग पॉइंट जो है उसको दोबारा आसान बनाना, पैगामात का तबादला होना और फिर उनके लिए एक डिप्लोमेटिक वे आउट, एक वायबल वे आउट निकालना, ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जाहिर न्यूक्लियर पावर है, हर चीज को टेक्निकली भी समझता है, तो ये भी कर सकता है। और फिर आखिर में मैं ये कहता हूँ कि इस दौरान जो दोनों तरफ से अब भी बयानात में कुछ इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ मेरे ख्याल में की एक वजह से कि दोनों तरफ पर ट्रंप का भी जो फ्यूचर है वो काफी इस मुआहदे के साथ लिंक है, और इसके अलावा पासदारान और जो इसके अलावा ईरान है वो भी अपना जो कंसेशन देता है उसको लोगों में सेल कराना उनके लिए भी एक मसला है, क्योंकि कंसेशन को वो वीक समझते हैं। तो ये भी एक बात है कि जाहिर है कि उधर भी कुछ हार्डलाइनर है और पॉलिटिकल लोग भी है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में भी ट्रंप साहब के इलेक्शंस आ रहे हैं अगले, उसके लिए भी उसने इस मुआहदे को सेल कराना है, और तो ये भी इनके होम फ्रंट पर होगा, लेकिन उसके असरात बातचीत पर भी जरूर होंगे। ये भी एक दरमियान में एक ऐसा पॉइंट है कि उसको देखना, उसको हमवार कराना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ईरान में भी कुछ जाहिर है कि उन्होंने अभी तक अपने रहनुमा की रहबर की तदफीन नहीं की है, और शायद इस वजह से कुछ सेलेबल हो ताकि उसको फिर शहादत के तौर पर बड़ी सतह पर उसको मना सके और कहते हैं कि इसके कुर्बानी के नतीजे में हमें ये कुछ मिल गया। ये शायद इसलिए भी ये किया जा रहा है। बड़े मुफस्सल तरीके से आपने रोशनी डाली। ब्रिगेडियर साहब और सोहेल जफर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी, हमने कोशिश की कि तमाम एंगल्स को कवर कर लें, इस एग्रीमेंट के हवाले से भी और आइंदा क्या होने जा रहा है इसके हवाले से भी। लेकिन एक बात तो तय है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल था, पाकिस्तान उस रोल पे पूरा भी उतरा और दुनिया ने उसे माना भी। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान का ये रोल आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद उभर के सामने आएगा और पाकिस्तान पे ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ने जा रही है। इसके अंदर हमारे एनालिस्ट को भी कोई शक नहीं, और हम सब इस पे मुत्तफिक हैं कि ईरान, यूएस और इज़राइल की इस जंग का कंक्लूजन होगा और आइंदा होने वाले मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान का एक मेजर रोल होगा। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।